गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्षितिज पाठ के अंतर्गत जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसने लिखा है। तो इसके लेखक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यह एक संस्मरण स्मृतियों पर आधारित जो है रचना है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो है फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा है। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि फादर बुल्के कौन थे। फादर बुल्के जो है बेल्जियम शहर यानी यूरोप के रेम्सचैपल शहर के में जन्मे थे, जो साधुओं, पादरियों और मठों के लोग वहाँ रहते थे। लेकिन सिर्फ उन्होंने जन्म ही वहाँ लिया था, लेकिन भारतवर्ष को उन्होंने क्या बनाया, अपनी कर्मभूमि बनाया और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर भारतवर्ष आ गए और भारत में उन्होंने आके रामायण, महाभारत और जो है हिंदी भाषा पर उनसे अगाध प्रेम था और उसको ही अपना जो है विषय बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उनकी इच्छा थी कि लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करें। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से फादर बुल्के का एक अंतरंग संबंध भी था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मानवीय करुणा के दिव्य चमक। तो आइए हम लोग पढ़ें। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी फादर बुल्के को एक जहरबाज नामक जो है बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी, जो बड़ा ही जलन और बहुत ही कष्टकारी होता है। लेकिन जब और वैसे व्यक्ति के लिए जिसके अंदर अमृत भरा हो, जिसके अंदर मिठास था, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, कहीं कोई द्वेष नहीं था। लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर से अगर पूछें, प्रभु से पूछें कि उनके साथ यह अन्याय क्यों हुआ, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे रहे हैं। एक लंबे पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो शरीर है गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल जैसे गले लगाने के लिए आतुर है। उसके बावजूद भी ये लग रहा है कि वह बिल्कुल जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है साधु और संतों के गुण भरे थे। अपने प्रियजन के प्रति उनका अमरता प्रेम हमेशा दिखाई देता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी भी रहा हूँ, लेखक कहते हैं। इलाहाबाद में जब थे तब भी और जब दिल्ली में तब भी, दोनों ही समय में जहाँ जहाँ दोनों जगह पे ही उनका उनसे जुड़ाव था। फादर बुल्के को अगर याद किया जाए तो लगता है जैसे कि शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना एक करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा महसूस होता है। और उनसे जब आप बात कीजिए, उनसे जब आप संपर्क में आइए, तो ऐसा लगता था मानो जैसे कि कर्म के संकल्प से आदमी भर जाता था। मुझे परिमल के वे दिन आज भी याद हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्तों में बंधे थे। फादर बुल्के, जिसके सबसे बड़े कौन था, फादर बुल्के ही उसमें थे। हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे और हमारी रचनाओं पर क्या करते थे, वह बेबाक, बिल्कुल झिझकते नहीं थे और अपना विचार व्यक्त कर देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते। हम लोग के घर में कोई भी अगर संगोष्ठी होती थी, किसी भी तरह का कोई सभा या समारोह होता था, तो वो क्या करते थे, वो उसमें सम्मिलित होते थे और ऐसे लगता था मानो कोई बड़ा भाई सम्मिलित हो, कोई पुरोहित हो, और हम सब पे अपना वह आशीष भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर के उसके मुख में पहला अन्न डालना भी याद आता था। लेखक बताना चाह रहा है कि जब मेरा बच्चा था और उसने पहला उसको मुख में अन्न डाला था, जिसे हम लोग अपने परंपराओं में बोलते हैं अन्नप्राशन, तो जो अन्न डालना था वह फादर बुल्के ने ही डाला था। और उनके नीले आँखों की चमक, तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। और उनको देख कर ऐसा लगता था जिस प्रकार देवदार का जो वृक्ष होता है, जो छाया देता है, उसी तरह फादर बुल्के भी थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकते, मुस्कुराते और देखिए देखिए मैंने पढ़ लिया है। और जब भी उनकी रचनाएं, लेखक बताते हैं कि जब हम लिखते थे और जब वह देखते थे तो ये बोलते थे कि हाँ हाँ मैंने तुम्हारी रचनाओं को पढ़ लिया है।
लेकिन कभी उन्हें आवेश में नहीं देखा गया, कभी उन्हें क्रोध में भी नहीं देखा। जब भी देखे उनके अंदर प्यार ही प्यार, यानी दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहती थी। उन्होंने बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर संन्यास ले लिया और भारत को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में बनाया। कभी कभी हम लोग पूछते थे, अपने देश की याद नहीं आती है? तो उन्होंने हंसकर यही बोला, मेरा देश तो भारत है। हाँ, फिर हम लोग पूछते, अरे आपकी जन्मभूमि की मैं बात कर रहा हूँ? तो बोलते, हाँ कभी कभी याद आ जाती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है? तो वह बोलते, माँ की सबसे ज़्यादा याद आती है। फिर अक्सर वह माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते भी थे। उनके मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, जिसे वह अपनी माँ की लिखी हुई चिट्ठी को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत उनके मन में लगाव नहीं था। पिता उनके व्यवसायी थे और एक बड़े भाई वहीं पर ही पादरी हो गए थे। एक भाई काम भी करता था। उसका परिवार है, बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी भी की। फादर को एक आध बार अपनी बहन की शादी की चिंता देखा गया है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वह भारत से बेल्जियम की ओर गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी कि वह बालकों को भी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि यह लड़का तो हाथ से निकल गया। यानी जो है फादर बुल्के की माँ पहले ही समझ गई थी कि यह लड़का हाथ से निकल गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास आ गए। मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय वह सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। और उन्होंने सन्यास लेते वक्त क्या रखा, एक शर्त भी रख दी। और उसकी शर्त क्या थी उनकी, कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता। लेखक से बात करते हुए फादर बुल्के बोलते हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी या मैं नहीं जानता, बस मन में था कि भारत जाना है। और उनकी शर्त मान भी ली गई और वह भारत आ गए। जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की उन्होंने पढ़ाई भी की। फिर 9 और 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कलकत्ता यानी कोलकाता से फिर बीए किया और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए की भी पढ़ाई पूरी यहीं पे की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने 1950 में इसको पूरा किया और राम कथा के बारे में, उत्पत्ति और विकास के बारे में पूरा जानने का प्रयास किया। परिमल में उसके अध्याय पढ़े भी गए हैं। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया, नील पक्षी के नाम से उन्होंने किया। फादर वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए और उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किए और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया। वहीं पे उन्हें बीमारी पकड़ी और दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता कि वह मन से भी सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। मन संकल्प से तो सन्यासी थे लेकिन मन से वह सन्यासी नहीं थे, लेकिन जिससे जुड़ते उसे जुड़ते ही थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनको वही उसकी गंध महसूस होती, वही प्रेम उनको दिखता। दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर मिलते, समय निकाल कर भी, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, यानी किसी भी समय स्थिति बनी हो, लेकिन फादर बुल्के जिससे जुड़े रहते थे उससे वह जरूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है यह कोई नहीं जानता। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच पर जहाँ भी वह जाते हिंदी के प्रति उनका विशेष लगाव था और बार बार वह हिंदी को बार बार बोलने के लिए प्रेरणा देते। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर वह काफ़ी दुखी हो जाया करते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछना उनका स्वभाव सा था। बड़े से बड़े दुख में भी उनका मुख में सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनने और एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखती है जीवन की नई राह।
मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झड़ती विरल शांति। लेखक बताना चाह रहा है कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई तो उस समय फादर बुल्के ने उनको बहुत ही सराहना, उनको जो है समझाया, उनको सांत्वना दी। कहीं से उनको ये नहीं लग रहा था लेखक कि वो उनके अंदर खोखलापन है या निराशा की भावना आ रही है। आज वह नहीं है, दिल्ली बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने जैसे लगा कि गले लगा लिया है। जब देखा तो बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म में पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर सी थी, तरलता जम सी गई थी, यानी चेहरा बिल्कुल शांत पड़ गया था। और वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलकर कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से बाहर कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां जिसकी गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले जैसे लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे, यानी चारों ओर इसी तरह का तेज धूप दिखाई पड़ रहा था। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण सभी वहां पर एकत्रित हो गए थे। और इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर